कंपाउंड लर्निंग की इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। और आज का ये डेली एनालिसिस विशेष रूप से उन सभी के लिए डिजाइन किया गया है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के हमारे सेशन का मिशन है दी हाई यील्ड सिलेबस डोजियर को डीकोड करना। नाम तो काफी भारी भरकम है। हाँ, मतलब इसमें हम अर्थव्यवस्था की सटीक डेटा, संवैधानिक ढांचे और कुछ बहुत ही क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल मैपिंग का विश्लेषण करेंगे जो सीधे एग्जाम के सिलेबस से जुड़े हैं। एग्जैक्टली अगर ध्यान से देखें तो आज के हमारे जो भी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 जो जीवन और स्वतंत्रता की बात करता है। हाँ, और साथ ही आर्टिकल 51A के इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब ये सिर्फ पॉलिटी की किताबें नहीं है बल्कि आज के गवर्नेंस का बेस है। बिल्कुल, और इसीलिए हमारा वो कंपाउंड लर्निंग रूल यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने वालों के लिए ये एक गोल्डन रूल है कि पीडीएफ पढ़ने से पहले इस ऑडियो सेशन को पूरा सुना जाए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ फैक्ट्स रटने से घुमावदार सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। सही कहा। तो चलिए सीधा अर्थव्यवस्था की बुनियाद यानी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से शुरुआत करते हैं। अभी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी दिख रही है? अर्थव्यवस्था के जो ताजा नंबर सामने आए हैं ना, वो काफी दिलचस्प हैं। अच्छा। हाँ, जैसे इन्फ्लेशन रेट अभी 5.4% पर है। 5.4। हाँ, और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। मतलब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स इस वक्त $600 बिलियन के एक बेहद मजबूत स्तर पर है। अरे वाह, 600 बिलियन। हाँ, लेकिन जो डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है वो है अप्रैल 2026 का जीएसटी कलेक्शन। मैंने सुना है ये रिकॉर्ड स्तर पर है। बिल्कुल, सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक ये 2.10 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है। 2,10,000 करोड़। ये तो वाकई एक हिस्टोरिकल एपेक्स है। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स 28.11 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि साल दर साल कितनी ग्रोथ हुई? लगभग 4.03% की ग्रोथ है। ये काफी सॉलिड डेटा है। और इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी एक बड़ा कदम उठाया है मनरेगा के फंड्स को लेकर। एकदम सही। मनरेगा के तहत पहली मजदूरी किस्त के रूप में 17,774 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे कि 30 करोड़ व्यक्ति दिवस यानी पर्सन डेज सुरक्षित होंगे। हाँ, अब देखो, अगर इन आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो एक तरफ टैक्स कलेक्शन को रिकॉर्ड टूट रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ मनरेगा में इतना बड़ा फंड जा रहा है। दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मतलब अगर जीएसटी कलेक्शन अर्थव्यवस्था की फुल टंकी है तो मनरेगा का ये फंड उस गाड़ी का इंजन ऑयल है। बहुत सही तुलना है ना, जो रूरल इकोनॉमी को सुचारू रखता है। बिल्कुल, जब ग्रामीण इलाकों में पैसा पहुंचता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास भी दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? इतना रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होने के बावजूद 6.5% का रेपो रेट क्या ये नहीं दर्शाता कि रिजर्व बैंक अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर बहुत सतर्क है? हाँ, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। असल में टैक्स कलेक्शन बढ़ना इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन को दिखाता है। मतलब ज्यादा लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं। राइट, लेकिन रेपो रेट का काम मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना है, तरलता या लिक्विडिटी। एग्जैक्टली। महंगाई दर अभी 5.4% है, जो रिजर्व बैंक के 4% के टारगेट से ऊपर है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया तो बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाएगा, डिमांड अचानक बढ़ेगी और सप्लाई उतनी तेजी से न बढ़ पाने के कारण महंगाई फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, मतलब संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल। अब जब हमारे पास घरेलू स्तर पर इतना मजबूत रेवेन्यू है तो अगला कदम तो ग्लोबल निवेश को खोलना ही होगा। एकदम सही। और यही हमें सीधे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और इंश्योरेंस एफडीआई की तरफ ले जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर में तो काफी बड़े रूल्स बदले हैं ना? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फेमा सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। तो पुराने नियमों में क्या दिक्कत थी? पहले टियर्ड कैप्स हुआ करते थे, मतलब अलग अलग लिमिट्स थी। और अब नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनियों, ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज के लिए 100% एफडीआई। बिल्कुल, वो भी ऑटोमेटिक रूट के जरिए। मतलब अब सरकारी अप्रूवल के बिना हाँ, सीधे निवेश आ सकता है। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण अपवाद भी है जिस पर बात करना जरूरी है। एलआईसी की बात कर रही हैं आप? हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसमें एफडीआई अभी भी 20% पर ही सीमित है। राइट। अगर हम पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को दुनिया के लिए 100% खोल रहे हैं तो केवल एलआईसी को 20% पर लॉक करके क्यों रखा गया है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। क्या ये डर है या फिर एक स्ट्रेटेजिक शील्ड? इसे आप एक स्ट्रेटेजिक शील्ड ही कह सकते हैं।
क्योंकि बात सिस्टमैटिक रिस्क की है। मतलब अगर संस्था फेल हुई तो पूरी इकॉनमी पर असर पड़ेगा? एग्जैक्टली। LIC मार्केट का क्राउन ज्वेल है। देश की करोड़ों जनता का पैसा उसमें है। तो अगर उसका कंट्रोल विदेशी हाथों में गया? और कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया तो भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ढह सकता है। समझ गई। इसीलिए बाकी सेक्टर को खोल दिया, पर LIC को बचा कर रखा। बिल्कुल। और बैंकिंग लीडरशिप में भी एक बड़ा अपडेट है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर, हाँ, रोहित जैन को 3 साल के कार्यकाल के लिए नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जो 3 मई 2026 से प्रभावी हो चुका है। राइट। और ग्लोबल पेमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल मोबाइल मनी ने 2025 में $2 ट्रिलियन का माइलस्टोन पार कर लिया है। $2 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसी डिजिटल कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने $70 बिलियन का एक प्लान बनाया है। $70 बिलियन का प्लान? या इसका फोकस क्या है? इसका लक्ष्य 2035 तक 20 गीगावाट पावर ग्रिड और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार करना है। अच्छा, और ADB के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स भी बता दें। हाँ, ADB के अब 69 सदस्य हो गए हैं। 69वां इजराइल है ना? तो एकदम सही। और इसका मुख्यालय मनीला में है। और इसी कनेक्टिविटी के तहत सियोल को भी कुछ फंड मिला शायद। हाँ, सियोल को दक्षिण कोरियाई सरकार से $20 मिलियन का एक नया AI इनोवेशन सेंटर मिला है। तो ये सब आर्थिक और तकनीकी नीतियां हवा में तो बनती नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन्हें लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर और संसदीय स्तर पर मजबूत गवर्नेंस की जरूरत होती है। जो कि हमारा अगला विषय है, गवर्नेंस और संसदीय समितियां। तो इन कमिटीज में क्या बदलाव हुए हैं? 1 साल का कार्यकाल होता है ना इनका। हाँ, नया गवर्नेंस रोस्टर आ गया है। तो एस्टिमेट्स कमेटी किसके पास है? एस्टिमेट्स कमेटी संजय जायसवाल के पास है। और पब्लिक अंडरटेकिंग्स? वो भर्तृहरि मेहताब को मिली है। और PSC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? ये KC वेणुगोपाल के पास है। और SC/ST वेलफेयर कमेटी फग्गन सिंह कुलस्ते को दी गई है। अगर मैं इन कमिटीज को एक बड़े कॉर्पोरेशन के ऑडिट बोर्ड से कंपेयर करूं तो क्या? तो एस्टिमेट्स कमेटी बजट पास होने से पहले खर्चे का अनुमान लगाती है। बिल्कुल। और PSC जो KC वेणुगोपाल के पास है, वो सरकार के खर्चे का पोस्टमार्टम करती है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और नीति आयोग में भी कुछ नए लोग आए हैं। हाँ, नीति आयोग का विस्तार हुआ है। फुल टाइम मेंबर्स की संख्या अब बढ़कर 7 हो गई है। कौन है वो नए मेंबर्स? डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नियुक्त किया गया है। और ट्रिब्यूनल्स में भी कुछ लीडरशिप चेंज हुआ है क्या? हाँ, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के नए प्रेसिडेंट। तो ये तो हो गया नेशनल लेवल। राज्यों में क्या हो रहा है? राज्यों के डेटा में भी काफी कुछ है। पंचायती राज मंत्रालय के PAI 2.0 इंडेक्स में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? हाँ, इसमें त्रिपुरा ने टॉप किया है। ये डेटा कितने राज्यों का था? यह 33 राज्य और यूटीज की लगभग 2.59 लाख ग्राम पंचायतों का डेटा था। और सिक्किम ने भी तो एक रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल। सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बन गया। मतलब सब कुछ डिजिटल? हाँ, वर्चुअल हियरिंग और ई-फाइलिंग के साथ। अब देखो, जब सिक्किम जैसे राज्य अपनी न्यायपालिका को डिजिटल कर रहे हैं, तो ये साफ है कि पूरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। और ये अपग्रेडेशन देश के लीगल इन्फोर्समेंट, सुरक्षा अलर्ट और चुनावी नियमों में भी दिख रहा है। जो हमें वापस हमारे उस गैस लीक वाले उदाहरण पर ले आता है। बिल्कुल। अलर्ट सिस्टम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये SMS वाला जो सिस्टम है सचेत, उसके क्या आंकड़े हैं? सचेत ने 1-to-1 मैसेजिंग के तहत 134 बिलियन मैसेज सफलतापूर्वक भेजे हैं। लेकिन इसमें नेटवर्क कंजेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो फिर सचेत के जरिए हमने 134 बिलियन SMS भेज ही दिए हैं, तो हमें CBS जैसे नए सिस्टम पर इतना जोर देने की क्या जरूरत है? क्योंकि CBS यानी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम 1-to-many काम करता है। और नेटवर्क कंजेशन? आम होने का कोई असर नहीं होता। यह हाइपर लोकल जियो टारगेटिंग करता है। मतलब सामान्य अलर्ट्स के लिए SMS ठीक है। हाँ, लेकिन गैस लीक या सुनामी जैसी इमरजेंसी में, जहां 10 सेकंड का डिले भी जानलेवा हो सकता है। एग्जैक्टली, वहां CBS ही काम आएगा। इसे बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके अंतर्गत CDOT, NDMA और गृह मंत्रालय ने मिलकर। और ये कैप स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है ना? हाँ, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। अब ये तो हो गई फिजिकल सेफ्टी। लीगल इन्फोर्समेंट में क्या चल रहा है? ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने 70 साल पूरे कर लिए हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। और इसके कानूनों का जो क्रम है वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले फेमा आया 1999 में, फिर PMLA 2002 में, और आखिर में FEOA 2018 में। और नागरिकता को लेकर जो नए रूल्स आए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 के तहत नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर नया बैन लगाया है।
इसकी प्रक्रिया क्या है? पहले ऑनलाइन आवेदन, फिर सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री और अंत में फॉर्म 29 के रूप में EOCI। और सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी पुराने कानून को अपडेट करने की बात कही है? हाँ, MTP एक्ट जो 1971 का है और 2021 में संशोधित हुआ था। उसे नाबालिगों के लिए अपडेट करने की जरूरत बताई है। राइट। और अब आते हैं सबसे गर्मागर्म मुद्दे पर, चुनाव नियम। आदर्श आचार संहिता यानी MCC। MCC का पार्ट 7 जो 1979 में आया। वो सत्ताधारी पार्टी को सरकारी दौरों और चुनाव प्रचार को मिलाने से रोकता है। बिल्कुल। और दूरदर्शन या AIR के दुरुपयोग को भी रोकता है। और इसे कानूनी बैकिंग कहाँ से मिलती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123 सब सेक्शन 7 से, जो सरकारी मशीनरी के चुनावी इस्तेमाल को भ्रष्ट आचरण मानता है। MCC का इतिहास भी बड़ा रोचक है। शुरुआत केरल में 1960 में हुई, फिर 1968 में राष्ट्रीय स्तर पर, और 1991 में TN शेषन के दौर में इसमें असली सख्ती आई। तो भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और प्रणालियों को मजबूत तो कर रहा है। हाँ, लेकिन आज के दुनिया में आंतरिक सुरक्षा तभी मुमकिन है जब हम भू राजनीतिक चुनौतियों को भी हैंडल करें। जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट तो बहुत गहरा है। तो ग्लोबल मैपिंग में क्या चल रहा है? US चाइना ट्रेड संबंधों के कारण पूरी सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, जिसका असर इमर्जिंग मार्केट्स पर पड़ रहा है। और उधर रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से एनर्जी प्राइसेस में जो अस्थिरता है, वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ला रही है। बिल्कुल। और हमारे पड़ोस में भी एक पुराना विवाद फिर खड़ा हो गया है, लिपुलेख पास का विवाद। हाँ, भारत नेपाल के बीच। नेपाल 1816 की सुगौली संधि का हवाला दे रहा है और कह रहा है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है। लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे किसी प्रॉपर्टी विवाद में हाँ, एक पड़ोसी 200 साल पुराना अस्पष्ट कागज लेकर आए, पाई सुगौली संधि, जबकि दूसरा पड़ोसी 70 साल से वहां रह रहा हो। मतलब भारत, और उसके पास लगातार बिल मौजूद हो। बिल्कुल, भारत 1954 से इस मार्ग का लगातार उपयोग कर रहा है। और नेपाल ने जो 2020 में नया कृत्रिम नक्शा बनाया था, भारत ने उसे पूरी तरह नकार दिया है। अब अगर मिडल ईस्ट की तरफ देखें, वहाँ प्रोजेक्ट फ्रीडम काफी अहम है। ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य में चल रहा है ना? हाँ, ओमान और ईरान के बीच। यह US के नेतृत्व वाला इनिशिएटिव है, ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा हो सके और ईरानी हस्तक्षेप को रोका जा सके। यह रूट इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी संकरे मार्ग से गुजरता है। और कूटनीति के मोर्चे पे कोई विजिट भी हुई है? हाँ, 80वीं UNGA के अध्यक्ष अन्नालेना बेरबॉक भारत आई थी। उनकी मुलाकात किससे हुई? उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। और AI गवर्नेंस पर भी कुछ बात हुई है। बिल्कुल, उन्होंने MIT के साथ AI गवर्नेंस पर चर्चा की। ग्लोबल इंडिसेस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हमारे सोर्सेज में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 का डेटा दिया हुआ है। हाँ, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF जारी करता है। राइट। टॉप रैंकिंग्स की अगर बात करें तो नॉर्वे नंबर 1 पर है, नेदरलैंड्स दूसरे और इस्टोनिया तीसरे नंबर पर है। और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो इस साल रैंक गिरकर 180 देशों में से 157 हो गई है। और स्कोर कितना है? स्कोर है 31.96। कैंडिडेट्स को ये डेटा बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली याद रखना है, बिना किसी बायस या राजनीतिक झुकाव के। एग्जाम में सीधा सवाल संस्था, टॉप रैंक और भारत की रैंक पर आता है। लेकिन डिप्लोमेसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प अपडेट है, सेंटा मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को कोलंबिया और नेदरलैंड्स ने को-होस्ट किया है। और इसका मेन फोकस एक सेफ हार्बर कोलिशन बनाना है जो दुनिया को फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाने का रास्ता निकाले। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जो नोट्स हमारे सामने हैं उनमें साफ लिखा है कि ये कोलिशन रुके हुए UNFCCC COP फ्रेमवर्क के बाहर बन रहा है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC जैसी बड़ी ऑफिशियल संस्था में हर साल मिलते ही हैं, तो उसके बाहर ये नए और छोटे कोलिशंस क्यों बन रहे हैं? इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। देखिए, अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो हम पाएंगे कि UNFCCC जैसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर डिसीजंस अक्सर बहुत धीमे होते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ कंसेंसस चाहिए होता है। मतलब अगर एक भी देश अड़ा जाए तो पूरा का पूरा अग्रीमेंट रुक जाता है। जब वो फ्रेमवर्क्स धीमे पड़ जाते हैं या स्टॉल हो जाते हैं तो समान विचारधारा वाले देश छोटे और ज्यादा फुर्तीले कोलिशंस बनाने लगते हैं। ओह, आई सी। सेंटा मार्टा इसी का एक सटीक एग्जाम्पल है।
ये देश सेफ हार्बर बना रहे हैं ताकि बिना किसी बड़ी ब्यूरोक्रेसी या अड़चन के सीधे एक्शन लिया जा सके। एग्जाम के नजरिए से ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी में ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब जब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और देशों के आपसी संबंधों की बात कर ही रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। हमारी चर्चा को डिप्लोमेसी से रक्षा तकनीक की तरफ ले चलते हैं। हमारे पास मिसाइल एवोल्यूशन मैट्रिक्स पर बहुत सॉलिड डेटा है, खासकर एंटी शिप कैपेबिलिटीज के मामले में। सोर्सेज में 2 जनरेशंस का कंपैरिजन दिया गया है। राइट, लेगेसी और नेक्स्ट जेन। हाँ, पहले लेगेसी सिस्टम यानी पुरानी सिस्टम की बात करते हैं। 1980 के दशक की यूके की सी ईगल मिसाइल, इसका वजन करीब 580 किलो था और गाइडेंस सिस्टम था फायर एंड फॉरगेट। ये सॉलिड फ्यूल बूस्टर और रेडार सीकर पर काम करता था। और अब जरा इसे भारत की नेक्स्ट जेन मिसाइल से कंपेयर करके देखिए। नाज़िम एसआर, इसका वजन सिर्फ 380 किलो है। अरे वाह, काफी हल्का है। एग्जैक्टली, मतलब पेलोड बहुत हल्का हो गया है जिससे हेलीकॉप्टर से आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन इसकी तकनीक कहीं ज्यादा घातक है। इसकी रेंज 55 किलोमीटर है। लेकिन सबसे बड़ा जंप जो इस तकनीक में लिया गया है वो है इसका गाइडेंस सिस्टम। नासिम एसआर में मैन इन लूप गाइडेंस है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, फायर एंड फॉरगेट तो ऐसा है जैसे आपने पुराने जमाने में धनुष से एक तीर छोड़ दिया। एक बार तीर निकल गया तो आप उसे वापस नहीं बुला सकते या हवा में उसकी दिशा नहीं बदल सकते हैं, है ना? सही बात है। टारगेट हट गया तो तीर बेकार। लेकिन ये जो मैन इन लूप सिस्टम है, ये एक स्मार्ट ड्रोन की तरह है, राइट? जिसे आप बीच रास्ते में 2-वे डेटा लिंक के जरिए इंस्ट्रक्शंस देकर उसकी ट्रेजेक्ट्री या रास्ता बदल सकते हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी दी आपने। ऑपरेटर के पास पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, ड्यूअल पल्स मोटर है और फोल्डेबल विंग्स हैं। और सबसे खतरनाक बात है इसकी लिथैलिटी। हाँ, इसकी मारक क्षमता ये वाटरलाइन हिट कैपेबिलिटी के साथ आती है। वाटरलाइन हिट, इसका मतलब जहाज के किस हिस्से पर ये वार करती है? इसका मतलब है कि ये मिसाइल हवा में उड़ते हुए अचानक नीचे आती है और दुश्मन के जहाज को ठीक पानी की सतह पर, यानी जहां जहाज और पानी मिलते हैं, वहां हिट करती है। ओह, आई सी। इससे जहाज के हल में एक बड़ा छेद हो जाता है और उसका डूबना लगभग तय हो जाता है। कैंडिडेट्स को ये माइलस्टोन बिल्कुल याद रखना चाहिए कि डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने ओडिशा तट पर इसका पहला सफल हेलीकॉप्टर लॉन्च सैल्वो टेस्ट कंडक्ट कर लिया है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये तो हो गई जमीन और पानी से जुड़ी रक्षा तकनीक, लेकिन आज के समय में असली ताकत तो अंतरिक्ष से कंट्रोल होती है ना? बिल्कुल, स्पेस टेक का जमाना है। यही हमें हमारे अगले टॉपिक की तरफ ले जाता है, स्पेस टेक और मिशन दृष्टि। गैलेक्साई नाम की एक भारतीय कंपनी का 190 किलो का सैटेलाइट हाल ही में स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। राइट, और इसमें 2 अलग-अलग सेंसर्स लगे हैं। हाँ, पहला है ऑप्टिकल या एमएसआई सेंसर, जो दिन के समय और साफ मौसम में बहुत ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ये बादलों के आर पार या रात के अंधेरे में नहीं देख सकता। और यहीं पर इस सैटेलाइट का दूसरा सेंसर गेम चेंजर साबित होता है, सिंथेटिक अपर्चर राडार या सार सेंसर। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो सार सेंसर एक तरह से उस एक्सरे विजन चश्मे की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जो बादलों की मोटी चादर या धुंध के पार भी जमीन की हलचल को वैसे ही देख लेता है जैसे डॉक्टर एक्सरे से शरीर के अंदर की हड्डी देख लेता है। और नोट्स के मुताबिक इन दोनों सेंसर्स को मिलाकर जो तकनीक बनती है उसे ऑप्टोसार तकनीक कहते हैं। और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि इस तकनीक का भारत के लिए असली इम्पैक्ट क्या है? क्या है इसका इम्पैक्ट? अगर हम सोचें तो अभी तक मौसम की बाधाएं जैसे घने बादल, मॉनसून या रात का अंधेरा, ये खुफिया जानकारी जुटाने में बहुत बड़ी रुकावट होती थी। हाँ, वो तो है। ऑप्टोसार टेक्निक के साथ हर मौसम और हर रोशनी में बेहतरीन अर्थ ऑब्जर्वेशन संभव है। ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, ये भारत के लिए टेक्निकल इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब हमारी सेना को क्रिटिकल इमेजरी के लिए दूसरों पर या साफ मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। अब जब हम इस एडवांस स्पेस टेक और इसके मिलिट्री फायदों की बात कर ही रहे हैं तो हमें उस खतरे पे वापस आना होगा जिसका जिक्र मैंने शो की शुरुआत में किया था। द ड्यूअल यूज वल्नरेबिलिटी लूप। एग्जैक्टली।
अगर हमारी तकनीक इतनी उन्नत है तो उसके खतरे क्या हैं? आज सिविलियन इस्तेमाल में हम सैटेलाइट्स का यूज जीपीएस, कमर्शियल एविएशन, मौसम की जानकारी और टेलीकॉम के लिए करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बिल्कुल वही तकनीक मिलिट्री में मिसाइल गाइडेंस, ट्रूप मूवमेंट और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। और यही कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष की असली जड़ है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एक बहुत अहम उसूल है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। मतलब? इसका मतलब है कि युद्ध के समय नागरिक और सैन्य संपत्तियों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। नियम कहते हैं कि आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर हमला कर सकते हैं, सिविलियन चीजों पर नहीं। लेकिन देखिए ना, जब एक ही सैटेलाइट से हमारे फोन का जीपीएस चलता है और उसी सैटेलाइट से वो NASAMSR मिसाइल गाइड होती है, तो युद्ध के समय नागरिक और सैन्य संपत्ति में फर्क कैसे किया जाएगा? ये रेखाएं तो पूरी तरह से धुंधली हो गई हैं। बिल्कुल। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। हमारी केस स्टडी देखिए, 2022 का वीएसएट केसैट साइबर हमला। राइट। इसमें नागरिक संचार संपत्तियों पर हमला किया गया और जीपीएस स्पूफिंग का उपयोग करके उसे एक तरह से वेपनाइज्ड बनाया गया। जब टेक्नोलॉजी डुअल यूज बन जाती है तो वल्नरेबिलिटी या खतरा भी डबल हो जाता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे सीधे युद्ध का मैदान बन जाता है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्पेस के इन खतरों से अब वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हमें दुनिया भर के बारे में क्या बता रहे हैं। ग्लोबल रिकॉग्निसेंस। राइट। ग्लोबल रिकॉग्निसेंस के हमारे डेटा के मुताबिक NISR प्रोजेक्ट ने खुलासा किया है कि मेक्सिको सिटी खतरनाक रूप से हर साल 25 सेंटीमीटर नीचे धंस रही है, सिंकिंग। वहीं अगर हम ज्वालामुखी गतिविधि की बात करें तो फिलीपींस के माउंट मेयोन में स्ट्रोम्बोलियन गतिविधि दर्ज की गई है और अलर्ट लेवल 3 जारी किया गया है। और इसके अलावा इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में भी बड़ा विस्फोट देखा गया है। तो जरा रुकिए, ये नोट्स में स्ट्रोम्बोलियन गतिविधि क्या है? ये कोई खास तरह का विस्फोट होता है क्या? हाँ, देखिए, स्ट्रोम्बोलियन गतिविधि का मतलब है लगातार लेकिन छोटे से मध्यम स्तर के ज्वालामुखी विस्फोट। ये रात में आतिशबाजी जैसे दिखते हैं। अच्छा। इसमें लावा के छोटे टुकड़े हवा में उछलते हैं। ये बहुत ज्यादा विनाशकारी तो नहीं होते, लेकिन लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रखना पड़ता है। समझ गया। जमीन की हलचलों की बात हो ही रही है तो कुछ डिफेंस और बॉर्डर अपडेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट दीपक ने अपना 66वां रेजिंग डे मनाया है। राइट। और इंडियन आर्मी ने कंबोडिया के साथ सिनबैक्स 2 नाम का युद्ध अभ्यास किया है, जो सब कन्वेंशनल जंगल वॉरफेयर पे आधारित था। ये टर्म सब कन्वेंशनल जंगल वॉरफेयर एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। देखिए, ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है जहां दो देशों की सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं। इसमें उग्रवाद या इंसर्जेंसी से निपटने की स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो भी घने जंगलों के बीच, जहां छिपकर वार किया जाता है। सिम्बैक्स 2 इसी की ट्रेनिंग है। और बॉर्डर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में लिपुलेख दर्रे का विवाद भी है, जो हिस्टोरिकल रूप से सुगौली की संधि से जोड़ा है, 1916 की ट्रीटी। बिल्कुल, ये इतिहास और करंट अफेयर्स का क्लासिक ओवरलैप है। 1816 की सुगौली संधि में काली रिवर को भारत और नेपाल के बीच की सीमा माना गया था। राइट। लेकिन नदी के उद्गम स्थल को लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी व्याख्या है, जो आज भी विवाद का कारण बनती है। ये पॉइंट नोट करने लायक है स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब रक्षा और सीमाओं से आगे बढ़ते हुए देश के आंतरिक प्रशासन और इकोनॉमी की ओर चलते हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो 2 बड़े नाम हैं, प्रसून जोशी और अनुग्रह नारायण दास। हाँ, प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और अनुग्रह नारायण दास को कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बनाया गया है। और इकोनॉमी और गवर्नेंस के 2 और छोटे लेकिन क्रिटिकल अपडेट्स भी हैं। वो क्या है? 2026 फेमा नियमों के तहत जीवन बीमा निगम यानी LIC के लिए FDI कैप अब 20% कर दी गई है। और जुडिशरी में केरला भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बन गया है। ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स आपने बताए, LIC के लिए 20% FDI और केरला का पेपरलेस जुडिशरी बनना, ये सीधे वन लाइनर्स हैं जो MCQ आधारित एग्जाम्स में बहुत स्कोरिंग होते हैं। एग्जैक्टली। वहीं टेक इनिशिएटिव्स में भी
एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कर्नाटक ने बेंगलुरु में KITS और SI इंडिया के साथ मिलकर भारत का पहला स्टेट लेड यानी राज्य संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक लॉन्च किया है, जिसे कोई स्पेस टेक फाउंडेशन भी कहते हैं। ये राज्य संचालित होने का मतलब क्या है यहाँ? क्या ये इसरो से अलग है? यही तो इसका सबसे अहम पहलू है। अभी तक स्पेस सेक्टर सिर्फ केंद्र सरकार या इसरो तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन कर्नाटक का ये कदम दिखाता है कि अब राज्य सरकारें भी स्पेस टेक में लीड ले रही हैं और प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए एक इकोसिस्टम बना रही हैं। ये स्पेस सेक्टर के डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा सबूत है। अरे वाह! और एक और डिजिटल इनिशिएटिव है जो हमारे और आपके जैसे आम आदमी से बहुत गहराई से जुड़ा है, ई-प्राप्ति। हाँ, EPFO का नया पोर्टल। राइट, EPFO ने ये डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इसका काम है पुराने या डोमेंट EPF अकाउंट्स को ट्रैक करना और उन्हें UN से लिंक करना। आप सोचिए, हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिनका अपनी पुरानी नौकरी का PF का पैसा फंसा रहता है, क्योंकि उन्हें अपना पुराना अकाउंट नंबर ही याद नहीं होता और पैसा बस पड़ा रहता है। ये तो बहुत आम समस्या है। ई-प्राप्ति इसी आम समस्या को सुलझाएगा। कैंडिडेट्स इस तरह अपनी किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़कर याद रखेंगे तो ई-प्राप्ति पोर्टल का काम कभी नहीं भूलेगा। सही कहा। इसे याद रखने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए, पॉलिसीज वही सफल होती हैं जो जमीनी स्तर की समस्याओं को सीधे तौर पर हल करती हैं। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब थोड़ा स्पोर्ट्स और राज्य के स्थापना दिवसों की तरफ रुख करते हैं। टेनिस के मैड्रिड ओपन में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हाँ, मार्ता कोस्ट्यूक की जीत। एग्जैक्टली। यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक ने मिर्रा अंद्रेवा को हराकर महिला एकल का खिताब जीत लिया है। बैडमिंटन की दुनिया में चीन ने पुरुषों का थॉमस कप जीता है, जबकि साउथ कोरिया ने महिलाओं का ऊबर कप अपने नाम किया है। और फुटबॉल की बात करें तो 2026 AFC U17 वुमेन्स एशियन कप इंडोनेशिया में होने जा रहा है, जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। राइट। स्पोर्ट्स के अलावा अगर हम स्टेट माइलस्टोन्स की बात करें तो ये साल महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लिए बहुत खास हैं। 1 मई 1960 को बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत महाराष्ट्र और गुजरात अलग होकर नए राज्य बने थे। 2026 में ये राज्य अपना 67वां फाउंडेशन डे या 66वां स्टेटहुड डे मना रहे हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाँ, वही तो। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। ये 67वां फाउंडेशन डे और 66वां स्टेटहुड डे का क्या गणित है? अगर महाराष्ट्र 1960 में बना तो 2026 में 66 साल पूरे हुए ना? फिर ये 67वां फाउंडेशन डे कैसे हो गया? ये बहुत ही कॉमन मैथमेटिकल कंफ्यूजन है, इसे ध्यान से समझिए। जब 1960 में राज्य बना तो वो उसकी स्थापना का पहला साल था, यानी फाउंडेशन ईयर 1। ओके। उस हिसाब से अगर आप 1960 से गिनना शुरू करें तो 2026 में 67वां साल चल रहा है, इसलिए इसे 67th फाउंडेशन डे कहते हैं। लेकिन जो एनिवर्सरी या वर्षगांठ होती है वो 1 साल पूरा होने पर मनाई जाती है ना? हाँ, जैसे बर्थडेज होते हैं। एग्जैक्टली। 1961 में पहली वर्षगांठ थी, तो 2026 में उन्होंने 66 साल पूरे किए हैं, इसलिए इसे 66th स्टेटहुड डे यानी वर्षगांठ कहा जाता है। एग्जाम्स में ये शब्दों का खेल बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, वरना आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी दी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, मई 2026 क्रोनोलॉजी। मुझे पता है कि इतने सारे दिन और तारीखें याद रखना बहुत सिरदर्द का काम है, लेकिन अगर हम एक पैटर्न खोज लें तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, डेट्स बहुत अहम है। 2 मई को होता है वर्ल्ड टूना डे, जो इस मछली के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जागरूकता के लिए है। 3 मई को 2 अहम दिन हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी इस बार की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, और दूसरा है इंटरनेशनल लेपर्ड डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे मनाया जाता है, और आज यानी 5 मई को है वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे। राइट। इसके पीछे का इंस्टीट्यूशनल बैकिंग समझना भी ज़रूरी है। यूनेस्को ने 2019 में पोर्चुगीज लैंग्वेज डे को मान्यता दी थी, और 1993 में प्रेस फ्रीडम डे को। और जो लेपर्ड डे हमने 3 मई को डिस्कस किया, उसका सबसे क्रिटिकल फैक्ट ये है कि IUCN रेड लिस्ट में
लेपर्ड्स या तेंदुओं को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। कैंडिडेट्स इन शुरुआती दिनों को याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ध्यान दीजिए कि मई के शुरुआती दिन या तो पर्यावरण पर केंद्रित हैं, जैसे ट्यूना और लेपर्ड, हाँ, या फिर मानवाधिकार और श्रम पर, जैसे प्रेस फ्रीडम, लेबर या कोल माइनर्स और फाइटर्स। इस तरह से अगर आप थीम बनाकर या ग्रुपिंग करके याद करेंगे तो दिमाग में छप जाएगा। सही कहा आपने। ग्रुपिंग करके याद करना हमेशा रटने से बहुत बेहतर होता है और लंबे समय तक याद रहता है। चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। फाइनल असेसमेंट, इंटेलिजेंस चेक। देखते हैं जो हमने आज गहराई से डिस्कस किया वो आपको कितना याद है। मैं सवाल पूछूंगा और हम तुरंत उसके जवाब डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल, किस नई टेस्ट की गई मिसाइल में मैन इन लूप ट्रेजेक्ट्री मॉडिफिकेशन तकनीक है? इसका जवाब है NASM-SR। ये हमने मिसाइल एवोल्यूशन वाले सेगमेंट में उस स्मार्ट ड्रोन वाली एनालॉजी से समझा था, है ना? परफेक्ट। दूसरा सवाल, शुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी और जो वर्तमान में लिपुलेख दर्रे के विवाद का केंद्र में है, उसने किस नदी को सीमा माना था? इसका सही उत्तर है काली नदी। दोनों देशों के बीच इसके उद्गम स्थल को लेकर ही विवाद चल रहा है। तीसरा सवाल, 2026 फीमा नियमों के तहत जीवन बीमा निगम मतलब LIC के लिए FDI कैप कितनी रखी गई है? ये तो इकोनॉमी सेक्शन का सीधा वन लाइनर था। इसका सटीक जवाब है 20%। और आखिरी सवाल, किस राज्य को भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट घोषित किया गया है? गवर्नेंस का बहुत शानदार एग्जाम्पल है ये। इसका उत्तर है केरला। बहुत खूब। और इसी के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस पूरा होता है। डोसियर कंप्लीट। कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट एडवांटेज, यानी अगर आप लगातार इसी तरह डीप डाइव करते रहेंगे तो एग्जाम में आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। सभी श्रोताओं से एक विनम्र अनुरोध है, अगर आपको करंट अफेयर्स सोर्सेज का ये डीप डाइव वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता एक गहरे विचार के साथ आज का ये सेशन खत्म करें। हाँ, बताएं। आज हमने डुअल यूज वल्नरेबिलिटी के तहत देखा कि स्पेस तकनीक अब सिर्फ ब्रह्मांड की खोज के लिए नहीं है, बल्कि यह रक्षा और साइबर युद्ध का मुख्य केंद्र बन चुकी है। सोचिए, जिस तरह आज एक सरकारी अधिकारी या नीति निर्माता के लिए देश की इकोनॉमी या संविधान को समझना अनिवार्य है, क्या आने वाले भविष्य में स्पेस पॉलिसी और इसके लीगल फ्रेमवर्क को समझना भी उतना ही अनिवार्य हो जाएगा? ये वाकई एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने वाली बात है। आप सब स्टूडेंट्स इस पर खुद रिसर्च करें और सोचें कि भविष्य का प्रशासन कैसा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।